तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म और मैटर की, है ना। हमारे पास कुछ फिजिक्स से जुड़े स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। हाँ, बिल्कुल। हमारा लक्ष्य यही है कि मैग्नेटिज्म की जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मैग्नेट्स असल में काम कैसे करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्या बला है और अलग-अलग मटेरियल्स इन पर अलग-अलग तरह से क्यों प्रतिक्रिया देते हैं, इनको स्पष्ट किया जाए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। जैसे पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। जी हाँ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड मोटे तौर पर भौगोलिक साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। और अगर आप एक बार मैग्नेट को धागे से लटका दें तो वो अपने आप घूमकर नॉर्थ साउथ दिशा में आ जाता है। सही। और इसके सिरों को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। एक जरूरी सिद्धांत ये भी है कि एक जैसे पोल्स एक दूसरे को धकेलते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ को दूर फेंकेगा। हाँ, उनमें रिपल्सिव फोर्स होता है। हम्म। और विपरीत पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं। नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि जो स्थायी मैग्नेट्स होते हैं वो आमतौर पर लोहे या उसके अलॉयज से बनते हैं। बिल्कुल। और यह एक बहुत ही मौलिक अंतर है इलेक्ट्रिक चार्जेस की तुलना में। अच्छा, वो क्या? वो ये कि आप मैग्नेटिक पोल्स को अलग नहीं कर सकते। जैसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं, वैसा मैग्नेटिज्म में नहीं होता। मतलब अगर मैं एक बार मैग्नेट को बीच से तोड़ दूं तो मुझे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अलग अलग नहीं मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दो नए छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे और हर छोटे मैग्नेट में अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो अकेले मैग्नेटिक पोल्स, जिन्हें मैग्नेटिक मोनोपोल्स कहते हैं, वो होते ही नहीं है। हाँ, आज तक प्रकृति में ऐसे मोनोपोल्स पाए नहीं गए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच एक बहुत गहरा अंतर है और मैग्नेटिज्म को समझने के लिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। चलिए अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आते हैं कि आखिर दिखाते क्या है। ये एक तरीका है, एक विजुअल तरीका अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड को समझने का। इनके कुछ नियम हैं। जैसे कि पहली बात, ये हमेशा बंद लूप्स बनाती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं और फिर मैग्नेट के अंदर से होती हुई वापस नॉर्थ पोल तक पहुंचकर लूप पूरा करती हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग है ना? वो तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही। दूसरी बात, किसी भी बिंदु पर फील्ड लाइन पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट उस बिंदु पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बी की दिशा बताती है। और जहां ये लाइंस पास पास होती हैं, वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ, एकदम सही है। जहां लाइंस घनी हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बी ज्यादा होती है। और एक बहुत जरूरी बात, ये लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि अगर वे काटेंगी तो एक ही बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव ही नहीं है। स्रोतों में एक दिलचस्प तुलना की गई है, एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड के बीच, मतलब एक तार की कुंडली जिसमें करंट बह रहा हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड्स एटोनिमिंगली एक जैसे दिखते हैं, खासकर अगर आप उनसे थोड़ी दूर से देखें। तो इससे क्या पता चलता है? इससे उस विचार को बल मिलता है जिसे अक्सर एम्पियर्स हाइपोथेसिस कहते हैं, कि सारा मैग्नेटिज्म मूल रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रिक करंट्स के कारण ही पैदा होता है, यहाँ तक कि पदार्थों के अंदर परमाणुओं के स्तर पर भी। अच्छा। हाँ, तो हम एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट m को उसके बराबर के सोलेनॉइड के मैग्नेटिक मोमेंट जैसा मान सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे एक छोटी सी कंपास की सुई जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, उसे एक समान मैग्नेटिक फील्ड b में रखा जाए तो क्या होगा? उस पर एक टॉर्क लगेगा, मतलब एक घुमाव बल लगेगा। टाउ इज इक्वल टू mx(b), जो उसे घुमाकर फील्ड की दिशा में लाने की कोशिश करेगा। और क्या उस पर कोई खिंचाव या धक्का भी लगेगा? एक यूनिफॉर्म फील्ड में उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता, सिर्फ घुमाव लगता है। उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम -mb तब होती है जब वो फील्ड के पैरेलल होता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और सबसे ज्यादा +mb तब होती है जब वो ठीक विपरीत दिशा में होता है, एंटी पैरेलल। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब आते हैं गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म पर। इसका मुख्य संदेश क्या है? ये मैग्नेटिज्म का एक और मौलिक नियम है। ये मूल रूप से कहता है कि किसी भी बंद सतह, क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला कुल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? यही कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स मौजूद नहीं है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कोई स्रोत या सिंक नहीं होते।
वो बस लूप्स बनाती हैं। अच्छा, अब पदार्थों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये मैग्नेटाइजेशन M और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H क्या चीजें? देखिए, H मैग्नेटिक इंटेंसिटी का संबंध बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से है, जो शायद किसी कॉइल में बहते करंट से पैदा हो रहा हो। ठीक है। और M मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि उस बाहरी फील्ड के जवाब में वो पदार्थ खुद कितना मैग्नेटिक बन गया है। ये पदार्थ के अंदर प्रति इकाई आयतन पर यूनिट वॉल्यूम में विकसित हुआ कुल मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो पदार्थ के अंदर कुल फील्ड? हाँ, पदार्थ के अंदर का कुल मैग्नेटिक फील्ड B इन दोनों पर निर्भर करता है। B0H + M। यहाँ μ0 एक स्थिरांक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एक और शब्द आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, खाए। हाँ, काय मूल रूप से ये बताता है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से बाहरी फील्ड से मैग्नेटाइज हो जाता है। ये एक डायमेंशनलेस संख्या है। M = काय H। इसी काय के मान के आधार पर हम पदार्थों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला है डायामैग्नेटिक। इनका काय बहुत छोटा और नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे बिस्मथ, तांबा, पानी। और सुपरकंडक्टर्स तो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म दिखाते हैं। काय = -1। वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं। इसे माइजनर इफेक्ट कहते हैं। दिलचस्प है। दूसरा वर्ग पैरामैग्नेटिक। इनका काय छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हल्के से आकर्षित होते हैं। उदाहरण? जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। इनके परमाणुओं में अपना छोटा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन गर्मी या थर्मल मोशन के कारण वो बेतरतीब बिखरे रहते हैं। बाहरी फील्ड उन्हें थोड़ा सा अलाइन कर देता है। और तीसरा? वो है फेरोमैग्नेटिक। इनका काय बहुत बड़ा और पॉजिटिव होता है। ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं। यही वो पदार्थ हैं जिनसे स्थायी मैग्नेट्स बनते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल। इनमें ऐसा क्या खास होता है? इनमें डोमेन्स नाम के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, जहां परमाणुओं के मैग्नेटिक मोमेंट्स पहले से ही एक दिशा में अलाइंड होते हैं। बाहरी फील्ड लगाने पर ये डोमेन्स खुद ही फील्ड की दिशा में घूम जाते हैं, जिससे बहुत शक्तिशाली मैग्नेटाइजेशन पैदा होता है। और क्या ये हमेशा मैग्नेटिक बने रहते हैं? कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड वाले, बाहरी फील्ड हटाने के बाद भी अपना मैग्नेटाइजेशन बनाए रखते हैं। यही परमानेंट मैग्नेट्स हैं, जबकि कुछ सॉफ्ट वाले अपना ज्यादातर मैग्नेटाइजेशन खो देते हैं। हमने देखा कि मैग्नेटिज्म कैसे चलती हुई चार्जेस और पदार्थों के अंदरूनी गुणों से जुड़ा है। और सबसे खास बात ये कि अकेले मैग्नेटिक पोल्स नहीं मिलते और पदार्थ कितने अलग अलग तरीकों से मैग्नेटिक फील्ड्स पर प्रतिक्रिया देते हैं। कोई हल्का सा विरोध करता है तो कोई जोर से खिंचता चलाता है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि प्रकृति ने अकेले इलेक्ट्रिक चार्जेस तो बनाए, पर अकेले मैग्नेटिक पोल्स क्यों नहीं बनाए? ये जो मूलभूत विषमता है, ये ब्रह्मांड की संरचना के बारे में क्या बताती है? और स्रोतों में कुछ और तरह के मैग्नेटिक पदार्थों का भी जिक्र है, जैसे फेरीमैग्नेटिक और एंटीफेरोमैग्नेटिक। उनके पीछे क्या राज छुपे हैं? ये सब सोचने वाली बातें हैं।